हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 35 और ये यूनिट होने वाली है अपनी जेनेटिक्स में से। इस यूनिट में भी कुछ चेंजेस किए गए और बेसिकली इस चैप्टर में जो चेंजेस किए गए उसके बाद तो ये जो चैप्टर है वो आपके 10th स्टैंडर्ड का हो गया। पहले इस चैप्टर में मेंडल मेंडल के बारे में, उसके जो लॉ थे और जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये सब आप 10th में भी कर चुके हैं। उसके अलावा जो इस चैप्टर में एक्स्ट्रा था वो बेसिकली था मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन, जो तो अब इस बार कट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो अपन को करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीधे अपने 3 टर्म से, जहां से अपना ये मेंडल के बारे में पता चलता है। और वो 3 टर्म है हेरिडिटी, वेरिएशन और जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स जो है उसका फादर कौन था? मेंडल था। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हेरिडिटी क्या होती है। तो देखो, एक चीज के एक जनरेशन से या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, जो करेक्टर जो होते हैं उसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। अब ये ऐसा अपन आम जिंदगी में देख सकते हैं। देखो, अगर किसी आम का पेड़ है और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन देखी जाए तो वो मैंगो ही होगी, या फिर कोई डॉग है और उसकी नेक्स्ट जनरेशन देखी जाए तो डॉग ही होगी। ऐसा क्यों होता है? तो कारण है कि जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन बन रही होगी तो जो पेरेंट जनरेशन है वो अपनी तरफ से एक गैमिट के फॉर्म में कुछ चीजों को ट्रांसफर करता है, और वो जो चीज नेक्स्ट जनरेशन में जाती है वही नेक्स्ट जनरेशन को बनाती है। तो करेक्टर जो है वो उस चीज के फॉर्म में क्या हो रहा है? ट्रांसफर। अब होता कैसे है, आप सब 12th क्लास में आपको सबको पता है कि मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेल और फीमेल दो जने होते हैं। मेल अपनी तरफ से एक गैमिट बनाता है जिसे मेल गैमिट कहते हैं, और उसमें वो अपनी तरफ से एक सेल प्रिपेयर करता है, और उस सेल के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, और ऐसे कैसे फीमेल भी अपनी तरफ से एक गैमिट बनाएगा जिसे फीमेल गैमिट कहेंगे, और फिर वो दोनों गैमिट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट में क्रोमोसोम कहां से आए? मेल और फीमेल से आए। और वो क्रोमोसोम उनमें क्या करते थे? कुछ करेक्टर को प्रोड्यूस करते थे। तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वैसे ही करेक्टर प्रोड्यूस करेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो पेरेंट्स के जैसे की जैसी होगी। तो करेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, या पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में जाना। अगर आप में से कोई लोग ऑफ स्प्रिंग के बारे में नहीं समझते तो ऑफ स्प्रिंग क्या होती है? जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। जैसे मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो मेरी ऑफ स्प्रिंग कहलाएगी। तो ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, उसे हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन। एक ही पर्सन की जो नेक्स्ट जनरेशन है, बोले तो ऑफ स्प्रिंग है, वो वैसे तो ओवरऑल तो वो एक जैसी ही होती है। मतलब जैसे ह्यूमन की नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन ही होगी, डॉग की नेक्स्ट जनरेशन डॉग ही होगी, लेकिन स्टिल उनमें कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी होगी, कुछ डिफरेंसेज होंगे। उन डिफरेंसेज को क्या कहेंगे? वेरिएशंस। जैसे अपन सब है जो अपने सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स बोले तो अपने जो भाई बहन है वो, और अपन सब एक ही ब्रीड के, बोले तो अपन सब ह्यूमन है, लेकिन स्टिल अपन अपने भाई बहनों से कुछ ना कुछ केस में अलग दिखते हैं। तो वो जो डिफरेंसेज है उनको अपन क्या कहेंगे? वेरिएशंस। तो डिफरेंस बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में, जैसे मैं जो है अपन क्या है? मैमल्स है, और आप भी मैमल्स हो, अपने दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज भी क्या कहलाते हैं? वेरिएशन ही कहलाती है। और एक पेरेंट की जो ऑफ स्प्रिंग है उन सब में भी डिफरेंसेज होते हैं, वो भी वेरिएशन ही कहलाती है। ठीक है, एक चीज यहां पर लिखी हुई है, वेरिएशंस जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक वेरिएशन और एक होती है सोमेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वो होती है जो मतलब ऑर्गेनिज्म के बनने के समय प्रोड्यूस होती है, और वो क्यों आती है? क्रॉसिंग ओवर होता है जब गैमिट बनते हैं तब, फिर गैमेटिक फ्यूजन जो होगा उससे दो अलग तरह का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हुआ है, और म्यूटेशन हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है? अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो जब नेक्स्ट जनरेशन की सेल बनती है तो जो पेरेंट सेल होती है उसमें डीएनए की कॉपी होती है, तो कभी कभी कुछ एरर रह सकती है कॉपिंग में, उसकी वजह से कुछ वेरिएशंस आ सकती है। वैसे ए सेक्सुअल में ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ वेरिएशन होती ही नहीं, लेकिन अगर होती है तो यही कारण होगा। ठीक है, और इन कारणों से जो वेरिएशन आती है उसे जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सोमेटिक वेरिएशन क्या होती है? सोमेटिक वेरिएशन का मतलब है एनवायरमेंट की वजह से वेरिएशन होना। जैसे सपोज करो मैं और मेरा जो भाई हो, उन दोनों के बीच में हम दोनों का स्किन टोन लगभग लगभग एक जैसा हो। अब मान लो मैं गांव में जाके रहने लगूं और इंटेंस धूप की वजह से मेरा स्किन का टोन थोड़ा डार्क हो जाए, तो हम दोनों में वेरिएशन आ गई।
उसकी स्किन टोन कंपेरेटिवली लाइट होगी और मेरी डार्क, तो ये वेरिएशन जेनेटिक नहीं है, सोमेटिक है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। मान लो किसी एक्सीडेंट में मेरा कोई हाथ कट जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन भी बिना हाथ की पैदा होगी, ये भी एक सोमेटिक वेरिएशन है। ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, ठीक है। और अपनी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, जेनेटिक्स। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें अपन हेरिडिटी, वेरिएशन और ये होते कैसे हैं, इनकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करें, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ये जो टर्म जेनेटिक्स है ये बैटसन ने दी थी। हेरिडिटी टर्म जो है वो स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। और फादर ऑफ जेनेटिक्स आप सब जानते हो कौन है, जॉन मेंडल है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन जॉन मेंडल के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। तो देखो मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो अपन को नोट करना है वो ये कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो कौन थे, मेंडल थे। इन्होंने फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क किया था इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जो कि क्या थी, जेनेटिक्स। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने जेनेटिक्स के लिए लॉ भी दिए थे, 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अब अपन को इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में करना है। तो सबसे पहले ये बताना है कि मेंडल की जो DOB क्या थी, डेट ऑफ बर्थ। तो 22 जुलाई 1822 हिजेंड्रॉफ, ऑस्ट्रिया में सिलिसिया विलेज का नाम है जिसमें मेंडल की क्या हुई थी, बर्थ हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिलोसॉफी की डिग्री ली थी इन 1842 में। 1843 में उन्होंने अगस्टियन मोनेस्ट्री में मंक का काम किया, वो जो कहाँ पर है, ब्रून सिटी में, सॉरी। नेक्स्ट 1851 टू 1853 उन्होंने मैथ्स में और नेचुरल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से डिग्री ली थी। उसके बाद में मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जो आपके मेन है, आपको ईयर याद रखना है। ये आपके नीट तक भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि उन्होंने, पहले तो आपको ये याद रखना है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे। तो एक्सपेरिमेंट किए थे पाइसम सेटाइवम पे, 7 ईयर्स किए थे। और 7 ईयर्स कहाँ से कहाँ तक थे, 1856 टू 1863। उसके बाद में मेंडल ने जो इस एक्सपेरिमेंट के जो भी कंक्लूजन थे वो 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने क्या किए थे, रखे थे। इसके बाद 1866 में उन्होंने अपने ये सारे जो कंक्लूजन थे वो पब्लिश किए और हेडिंग का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि ये हेडिंग दूसरी लैंग्वेज में थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन उस हेडिंग का क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये सब करने के बाद में भी मेंडल को कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, ना तो किसी ने इनको समझा, ना इनके जो रिसर्च थे उनको किसी को समझ पाए, ना किसी का उनके ऊपर ध्यान गया था। और मेंडल ने आगे फिर एक्सपेरिमेंट एक दूसरे पे भी किए थे लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिले जो मेंडल को पी प्लांट पे मिले थे। ओवरऑल मेंडल को कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली जिसके वो हकदार भी थे। इन 1884 मेंडल की डेथ हो गई, ठीक है। नेफ्राइटिस से हुई थी। आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में इस डिजीज का डिस्क्रिप्शन भी है कि नेफ्राइटिस क्या होती है। तो आप में से जिसको भी पता हो नेफ्राइटिस क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद उनकी डेथ के 16 ईयर बाद में, बोले तो 1884 से 16 ईयर हो जाएंगे 1900 में, मेंडल के जो लॉ थे वो रीडिस्कवर्ड हुए थे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कि मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी किसने की। तो इसमें आपको ईयर याद रखना है, किन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की ये याद रखना है, उनकी कंट्री का नाम याद रखना है और उन्होंने किस प्लांट पे वर्क किए थे इस पे याद रखना है। और ये आपके शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा भी पूछा जा सकता है। तो मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी हुई थी 1900 में। 3 साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और इरिक वॉन शेरमार्क। कार्ल कोरेंस जो थे वो जर्मनी के थे और उन्होंने मेज पे वर्क किया था। ह्यूगो डी व्रीज जो थे वो हॉलैंड के थे और इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे वर्क किया था। और इरिक वॉन शेरमार्क ये जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे और इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट पे वर्क किया था। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अपन क्या लेते हैं, कुछ टर्म की डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। एक मैं चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो टर्म मैं अभी समझा रहा हूं उनके अलावा भी कुछ टर्म्स होगी, वो जब अपन टॉपिक करेंगे तो आ जाएगी। जैसे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन भी यहाँ करवाई जा सकती थी, लेकिन वो टॉपिक में आ ही जाएगी। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की डेफिनेशन भी जब टॉपिक करेंगे तो उनके साथ ही आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ और डेफिनेशन लेते हैं। सबसे पहले करेक्टर। करेक्टर क्या होता है?
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऐसा फीचर जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे करेक्टर कहेंगे। जैसे आप मान लो कि दो लड़कों को देखते हैं, एक लड़का छोटी हाइट का और एक बड़ी हाइट का, तो ये अपन ने फीचर ऑब्जर्व किया, तो ये एक तरह का क्या हो गया, करेक्टर। और कौन सा करेक्टर हो गया, लेंथ। क्या हो गया, लेंथ। और इसी एग्जाम्पल में आपने चीज नोटिस की होगी, लेंथ दो तरह की, एक लड़का लंबा था और एक लड़का जो छोटा था, तो एक ही करेक्टर बोले तो लेंथ के ही दो फॉर्म हो गई, इन फॉर्म को कहेंगे ट्रेट। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो एनी ऑब्जर्वेबल फीचर जो होता है ऑर्गेनिज्म का उसे तो करेक्टर कहते हैं, और उसकी अल्टरनेट फॉर्म मतलब वो जो करेक्टर है वो सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं होने वाला। जैसे आंख का कलर, ये एक करेक्टर है। अब किसी में आंख ब्राउन कलर की होती है, किसी में ब्लैक कलर की होती है, बहुत रेयर हो, कोई ऐश्वर्या राय हो तो उसमें कैसी होती है, ब्लू कलर की, तो ये ट्रेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर बेसिकली जीन है, लेकिन मेंडल को इस चीज का पता नहीं था, इसलिए इन्होंने बोला था कि कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा कुछ होगा, तो मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज की थी। तो वो फैक्टर बेसिकली क्या है, तो आप सब जानते हैं अपने बॉडी में जो है बहुत सारी सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर होते हैं जो सेल डिवीजन के समय थिक कलर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, बोले तो सपोज करते हैं कि ये इतना बड़ा डीएनए, तो इसका यहां से लेकर यहां तक का पार्ट एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कोड करता है, मतलब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो डीएनए का ये पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, जीन या फैक्टर कहलाएगा। तो फैक्टर्स बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, क्योंकि हेरिडिटी में क्या देखा था अपन ने, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है, यही डेफिनेशन थी। तो वो ट्रांसफर करने वाला कौन है, फैक्टर या जीन। ठीक है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो कहां पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे, और ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है और साथ में उसे ट्रांसफर भी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मेंडल ने इन्हें फैक्टर कहा था, और जॉनसन नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फिर जीन नाम दे दिया था 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट है एलील। जैसे एक कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म होती है, ठीक ऐसे कैसे उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन होगी, उसकी भी एक से ज्यादा फॉर्म होगी, तभी तो वो जीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या कर रही है, जो आउटपुट है वो दे रही है। तो उस जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है, उसको अपन क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। इसको अच्छे से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। सपोज करो ये दो अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए के अंदर जो है ये क्रोमोसोम मान लेते हैं फोर्थ क्रोमोसोम है, और उसकी इस पोजीशन पे कैपिटल टी एलील है, जो क्या करता है, मान लो ये जीन है। ठीक है, यहां पर एक जीन है जो टॉल लेंथ प्रोड्यूस करती है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल टी से डिनोट कर दिया। और बी ऑर्गेनिज्म के इसी क्रोमोसोम के, मतलब ऐसे ही क्रोमोसोम के उसी क्रोमोसोम नंबर के उसी पोजीशन पे जो जीन है वो भी लेंथ ही कंट्रोल कर रही है। देखो इस क्रोमोसोम बोले तो फोर्थ क्रोमोसोम की ये पोजीशन पे जो जीन है वो इसमें लेंथ कंट्रोल कर रही है, इसमें भी लेंथ ही कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसमें वो जीन जो है टॉल बना रही है और इसमें जो जीन है वो ड्राफ्ट बना रही है। तो ये दोनों जीन आपस में क्या कहलाएगी, एलील कहलाएगी, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म है, हालांकि कंट्रोल ये की कैरेक्टर कर रही है, ये भी लेंथ कंट्रोल कर रही है, ये भी लेंथ कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो टॉल आएगा और इसका आउटपुट कैसा आएगा, ड्राफ्ट आएगा। तो एक ही जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच आर लोकेटेड ऑन करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, या होमोलोगस कहने का मतलब है सेम क्रोमोसोम होना चाहिए। जैसे मान लो पहले में फोर्थ क्रोमोसोम था, दूसरे में भी फोर्थ क्रोमोसोम, पहले में फोर्थ क्रोमोसोम की मान लो नंबरिंग से अपन पोजीशन कह देते हैं थर्ड पोजीशन पे, तो दूसरे मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में वही क्रोमोसोम और वही पोजीशन पे जो जीन होगी और वो अलग आउटपुट भी दे रही है, वो दोनों जीन आपस में क्या कहलाएगी, एलिलोमॉर्फ। ठीक है, तो जैसे एक कैरेक्टर होता है और उसकी दो ट्रेट हो सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है, वैसे वैसे एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं, एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, ये अपने चार डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए दो एलील होने चाहिए, क्योंकि एक फादर की तरफ से आएगा और एक मदर की तरफ से आएगा। कितने एलील होने चाहिए, जनरली दो होने चाहिए।
अब इसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं, लेकिन जनरल सिनारियो में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं। ठीक है, कितने एलील होते हैं? 2। अब हो सकता है वो दोनों एलील सेम हो और हो सकता है वो दोनों एलील अलग हो। जैसे इसमें देखो तो पहला एलील एक्स, दूसरा भी एक्स, और दोनों कैपिटल में भी है तो सेम है। पहला कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, दोनों सेम है। पहला स्मॉल ए, दूसरा भी स्मॉल ए, दोनों सेम है। तो ये चीज जो है ये क्या कहलाएगी? होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस क्या होगी? जब एलील जो होंगे वो अलग अलग हो। जैसे ये दोनों कैपिटल तो है लेकिन एक कैपिटल एक्स है और एक कैपिटल वाई है। ये दोनों ए तो है लेकिन एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तो अलग होने पर हेट्रोजाइगस, सेम होने पे होमोजाइगस कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस होता है डेलिब्रेट मैटिंग ऑफ टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर अ जेनेटिक एनालिसिस। मान लो मैं कोई जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट में मैं चलाकर जानबूझ के किन्हीं 2 प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन करवाता हूं, या गैमिट, उनसे गैमिट कलेक्ट करके फ्यूज करवाता हूं, या कुछ भी डेलिब्रेटली करता हूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? क्रॉस। जैसे आप सबको पता है कि मेंडल ने पी प्लांट चूज किए, तो मेंडल एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकाल के अगर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर गिराए, खुद गिराए, तो ये जो पॉलिनेशन करवाया है और ये जो ब्रीडिंग करवाया है, ये जो करा है, वो क्रॉस कहलाएगा। डेलिब्रेट मैटिंग करवानी, मैटिंग बोले तो रिप्रोडक्शन करवाना। नेक्स्ट है फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके बाहर से जो कैरेक्टर दिख रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। जैसे मान लो आई साइड जो आंख का कलर है, बाहर से किसी का ब्लैक दिख रहा है, किसी का ब्लू दिख रहा है, किसी का ब्राउन दिख रहा है, ये फिनोटाइप है। अब मुझे क्या पता उसके कौन से एलील है, कैसा जीन है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब मैं एलील जीन के बारे में नहीं बता सकता। तो बाहर से जो अपीयरेंस होती है वो फिनोटाइप कहलाती है, और जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जीनोटाइप कहलाता है। आम भाषा में बोला जाए तो जब अपन ऐसे बताते हैं करेक्टर के बारे में, ये टॉल है, ये ड्राफ है, ये ब्राउन कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये सब अपन फिनोटाइप बता रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि इसमें XX है एलील, इसमें XY एलील है, तो ये उसकी जीन के बारे में बता रहा हूं, वो उसका जीनोटाइप कहलाएगा। एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं, फिनोटाइपिक जो रेशियो बेस्ड होता है उससे फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, और जीनोटाइप पे जो रेशियो बेस्ड होता है उसे जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट जनरेशन। मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं और वो एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए मैं स्टार्टिंग में जो प्लांट लेता हूं वो मेरे पेरेंट प्लांट हो जाएंगे। फिर उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवा के मैं जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करूंगा वो फर्स्ट जनरेशन होगी, जिसको कहते हैं फर्स्ट फीलियल, F1। और उस जो फर्स्ट जनरेशन होगी उनसे भी उनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाई जाए तो वो F2 जनरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, और देखो मेंडल ने जो था वो क्या प्लांट चूज किया था? पी प्लांट चूज किया था। ठीक है, अपन सबको पता है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चूज किया था? पी प्लांट। तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया था, कोई और क्यों नहीं लिया? उसके कारण क्या है? तो देखो, इसको समझने से पहले आप ये समझ लो कि मेंडल को एक्सपेरिमेंट में करना क्या था। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो हेरिडिटी पे बेस्ड थे, और हेरिडिटी की स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी जनरेशन को स्टडी करना पड़ेगा, और जनरेशन को स्टडी करने के लिए उनकी जनरेशन प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी। एक प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म लेंगे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन। अब मान लो कि किसी की नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होने में 30 से 40 साल लगते हैं, तो फिर मतलब क्या? जैसे ह्यूमन के केस में जो बच्चा पैदा होगा वो करीब 16 या 25 या 24-25 साल का तब होगा जब वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने लायक बनेगा। जल्दी से जल्दी अपन देखें तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे 16-17 साल की उम्र में, तो 16 साल में वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा। फिर उसका बच्चा जो होगा वो फिर अपन को 16 साल वेट करना पड़ेगा, तो 32 ईयर्स में अपन ने सिर्फ 2 जनरेशन स्टडी की। ठीक है, तो मुझे या मेंडल को कुछ ऐसा प्लांट चाहिए था जो कम टाइम स्पान हो, उसकी मतलब उसकी लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी चले, उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो जल्दी मैच्योर हो, जल्दी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करे। और ये सारी खासियत किस में थी? पी प्लांट में। तो पी प्लांट का लाइफ स्पान शॉर्ट था, इस वजह से बहुत सारी जनरेशन शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या हो सकती थी? स्टडी हो सकती थी, और ये हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल भी थी। नेक्स्ट चीज, मान लो, ऐसे मान लेते हैं, वैसे तो जो बरगद का पेड़ होता है
वो भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने पे। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि बरगद का जो पेड़ है वो मान लेते हैं कि 6 महीने में अपनी लाइफ स्पान कंप्लीट करता है, लेकिन वो कितनी जगह घेर रहा है, एक बहुत बड़े घर जितनी जगह तो वो अकेला घेरता, तो इतनी जगह कहां से लाता। अब नेक्स्ट जनरेशन होगी तो बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, इतने सारे ग्रो कहां करवाएंगे। तो पी प्लांट जो है गार्डन में, पौधे में, अपन पॉट में, गमले में भी ग्रो करवा सकते हैं। तो एक कम जगह पर बहुत ज्यादा नंबर में भी ग्रो करवाए जा सकते हैं, छोटी सी जगह पर भी ग्रो करवाए जा सकते हैं, जो मेंडल के लिए आसान था, क्योंकि मेंडल के पास कोई बड़ा खेत वेत तो था नहीं। वो जिस चर्च में काम करते थे उसी के ही आगे की जो गार्डन थी उसमें वो ये सब एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेचुरली जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल बोले तो उसका जो फ्लावर होगा उस फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होंगे, और जिस फ्लावर में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों होते हैं उसमें स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकल के उसी की स्टिग्मा पर गिर सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन जब होंगे तो वेरिएशन आएगी नहीं, क्योंकि बाहर से थोड़ी आया पॉलन ग्रेन, वो उसी प्लांट का है। तो नेक्स्ट जनरेशन भी उसके जैसी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसके जैसी, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसके जैसी। तो एक ही करेक्टर बना हुआ रहेगा। जैसे मान लो वो प्लांट टॉल था तो नेक्स्ट जनरेशन भी टॉल, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी टॉल, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी टॉल, टॉल 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 ही रहेगी। तो प्योर लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पी प्लांट था वो बाइसेक्सुअल था, सेल्फ पॉलिनेशन था। इस फॉर्म में अपन प्योरिटी ऑफ जनरेशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर अपन चाहें कि कोई बाहर से पॉलन ग्रेन ना आए और अपन इसमें कुछ इंप्योरिटी या कुछ मिक्सिंग ना हो करेक्टर की, तो ये अपन हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन उसमें नहीं आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर एंड्रोसियम गाइनोसियम में से मैं एंड्रोसियम को कट कर दूं, मेल पार्ट को हटाने को कहते हैं ई मेस्क्यूलेशन। ई मतलब हटाना, मेस्क्यूलाइन बोले तो मेस्क्यूलाइन करेक्टर, बोले तो मेल करेक्टर हटाना। तो मैंने कट कर दी। अब फ्लावर में पीछे क्या बचा, गाइनोसियम, तो वो कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल। अब इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मैं किसी और प्लांट के पॉलन ग्रेन लाके गिरा सकता हूं, बोले तो मैं क्या करवा सकता हूं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकता हूं। तो बाय डिफॉल्ट वो बाइसेक्सुअल था, जिससे उसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता था। इमेस्कुलेशन करा के उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते थे, बोले तो अपन दोनों तरीके की चीजें कर सकते हैं उसके साथ। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट। पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी थे। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब, जैसे लेंथ है, लेंथ एक कैरेक्टर, तो उसकी दो फॉर्म टॉल और ड्राफ्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे थे। सपोज करो सारे पी प्लांट टॉल ही होते तो फिर क्रॉस करवा के क्या उखाड़ते अपन, क्या चेक करते कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। लेकिन दो अलग अलग तरीके की थी, एक टॉल थे एक ड्राफ्ट थे, तो उनके बीच में क्रॉस करवा के चेक कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट जनरेशन कैसी आएगी, टॉल आएगी, ड्राफ्ट आएगी, मीडियम हाइट की आएगी क्या। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। और पी प्लांट में याद रखना 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लेकिन मेंडल ने कितने चूज किए थे, उनमें से 7 कैरेक्टर चूज किए थे। इन 7 कैरेक्टर को अपन आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखना है, एक सीड की प्रॉपर्टी, सीड, पोड और फ्लावर, याद रहेगा, सीड, पोड और फ्लावर। सीड की दो प्रॉपर्टी, शेप और कलर, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। ये का ये पोड पे, शेप ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड। फ्लावर पे कलर ऑफ फ्लावर और पोजीशन ऑफ फ्लावर। 6 हो गए, और एक थी लेंथ। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर थे। ठीक है, और हर में से एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। ये कैसे डिसाइड किया वो अपन बाद में देखेंगे। पहले ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं अपन टेक्निक यूज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने किस टेक्निक से एक्सपेरिमेंट किए, तो शॉर्ट में इस टेक्निक को कहते हैं इमेस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक। ठीक है, अब ये क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्योर लाइन प्लांट चूज की। बोले तो अगर मान लो उन्हें टॉल और ड्राफ्ट के बीच में क्रॉस करवाना था, तो ऐसा टॉल प्लांट चूज किया जिसकी बहुत सारी, उसके जो ऊपर के मतलब उसकी फादर, उसके फादर के भी फादर, मतलब जो उनके पेरेंट प्लांट थे वो काफी जनरेशन से टॉल 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 ही चले आ रहे हैं। मतलब उसकी पिछली 6-7 जनरेशन में कोई भी ड्राफ्ट नहीं था। तो ऐसा प्लांट चूज किया जिससे पिछली 6 जनरेशन उसी करेक्टर की हो, इसे कहते हैं प्योर लाइन। तो प्योर टॉल चूज किया, प्योर ड्राफ्ट चूज किया, फिर उसके आगे के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। तो सबसे पहला काम किया प्योर लाइन चूज किया। इट मींस करेक्टर ऑफ दीज प्लांट आर सेम फॉर मेनी जनरेशन, सो दे आर प्योर फॉर अ करेक्टर। नेक्स्ट है इमेस्कुलेशन किया। सपोज करो कि ये मेंडल ने 2 प्लांट चूज किए और ये दोनों के क्या थे, फ्लावर, और इस फ्लावर पे ये उसका फीमेल पार्ट और ये उसका मेल पार्ट, इस फ्लावर पे भी ये उसका फीमेल पार्ट और ये उसका मेल पार्ट।
सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, इसके मेल पार्ट को बोले तो एंथर को क्या किया, कट कर दिया। इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कर दिया, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट, और इससे वो यूनिसेक्सुअल हो गया। अब इससे करने से क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। सेल्फ पॉलिनेशन तो तब होता जब यहाँ एंथर होता और वो इस पे गिरता, तो वो हो नहीं सकता। तो इमैस्कुलेशन किया, और इमैस्कुलेशन किसको प्रिवेंट करने के लिए किया, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद उसने क्या किया, यहां से जो एंथर मिले थे उस एंथर से पॉलन ग्रेन लेकर इस पे गिरा दी, खुद गिरा दी, डेलिब्रेट मैटिंग करवाई, बोले तो क्रॉस करवाए। पुट डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। तो डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन तो तभी भी कहलाता जब कोई और भी उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन आ जाता, लेकिन जो उनको करवाना था वो करवाया, इसके ऊपर गिरा दिया। अब प्रॉब्लम ये थी, ये तो कर दिया, लेकिन हो सकता है कि ये पॉलन ग्रेन तो जर्मिनेट नहीं हुआ, उससे पहले कोई दूसरा आके जर्मिनेट हो जाए, तो उसे कैसे रोके। तो ये गिराने के बाद इसको चारों तरफ से पॉलीथीन से पैक कर दिया। इसे कहेंगे बैगिंग। बैगिंग करने से क्या होगा, बाहर से कोई और पॉलन ग्रेन आकर इसके ऊपर नहीं गिरेगा। बोले तो बैगिंग किस लिए की जाती है, अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए की जाती है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन के, जो उस जनरेशन में सीड बनेंगे, उन सीड को लिए ग्रो करवाए, और जो प्लांट बने उन प्लांट को नोटिस किया कि ये कैसे प्लांट है, जो भी थे करेक्टर थे वो नोट किए, और इस तरीके से उन्होंने F1 जनरेशन मिली। फिर इस F1 जनरेशन, हमेशा याद रखना F1 जनरेशन कौन से पॉलिनेशन से मिलती है, क्रॉस पॉलिनेशन से। फिर इस F1 जनरेशन में उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, और उसको क्या किया, जो F1 जनरेशन मिली उसके ऊपर बैग लगा दिया। बैग लगाने से बाहर से तो कोई पॉलन ग्रेन आए नहीं, वो प्लांट अंदर पहले से ही बाइसेक्सुअल है। अब F1 जनरेशन तो बाइसेक्सुअल है ना, तो जो नए प्लांट बने वो तो होंगे, तो उसके खुद के ही एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरे, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, नेक्स्ट जनरेशन बनी, ये F2 जनरेशन कहलाई। क्या कहलाई, F2 जनरेशन। इस तरीके से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, और जो क्रॉस किए वो 3 तरीके के हो सकते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड से 2 लॉ और 2 कंक्लूजन निकाली थी, डाईहाइब्रिड से भी एक कंक्लूजन निकाली थी जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा था। पॉलीहाइब्रिड में ऐसा कुछ नया उनको मिला नहीं, यही वजह अपने बुक में मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस मतलब डेलिब्रेट मैटिंग, हाइब्रिड मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो 2 अलग अलग टाइप के जो अपने पेरेंट्स लेंगे उनके बीच में क्रॉस कराने से बनेगी, उसे हाइब्रिड कहेंगे। इसे, इस डेलिब्रेट मैटिंग को अपन हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। और जो क्रॉस करवाया जाता है वो एक करेक्टर की इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो 2 पेरेंट लेने और उनके बीच में एक ही करेक्टर के जो 2 कंट्रास्टिंग फीचर है, बोले तो एक टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्राफ्ट प्लांट ले लिया, और अब क्रॉस करवाया जा रहा है और इनकी इनहेरिटेंस को चेक किया जा रहा है, तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब देखो, आप जब 10th में करते थे तो डेफिनेशन लिखते थे, सीधा वो क्रॉस बनाते थे और काम हो गया। अब आप 12th में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो क्या करना है आपको, ये थ्योरी भी लिखनी है। क्या लिखनी है कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 प्योर लाइन प्लांट लेंगे, एक टॉल लेंगे और एक कैसा लेंगे, ड्राफ्ट। उसके बाद इमैस्कुलेट करेंगे एक प्लांट को, और दूसरे प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर गिरा देंगे। बोले तो अपन ने क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, वो भी डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, और फिर उसके ऊपर बैगिंग कर देंगे अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए। इसके बाद जो सीड बनेंगे उन सीड को ग्रो करवाएंगे। ग्रो करवाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसे चेक करेंगे। तो चेक किया तो पता चला कि सारे के सारे टॉल प्लांट ही मिले, और ये जनरेशन जो है वो F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में टॉल और ड्राफ्ट में से सिर्फ एक ही करेक्टर आ रहा है, दूसरा गायब हो रहा है, एक ही करेक्टर आ रहा है। इस चीज को जो करेक्टर आएगा उसे डोमिनेंट कहेंगे, जो नहीं आएगा उसे रिसेसिव कहेंगे, वो छुप गया भाई। ठीक है, और ऐसे ही रिजल्ट उन्हें बाकी के लिए भी मिला। 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के लिए चूज किए थे ना, तो ये तो फर्स्ट के बीच में था, ऐसे कैसे उन्होंने सेकंड के बीच में भी क्रॉस करवाया, थर्ड के बीच में भी करवाया, हर में दोनों पेयर में से सिर्फ एक ही आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली 1 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, अदर फेल टू एक्सप्रेस। फिर जो F1 जनरेशन आई उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, उसके जो सीड बने उसको ग्रो करवाया, उससे नेक्स्ट जनरेशन देखी तो उनमें देखा कि उनमें दोनों ही तरह के करेक्टर थे, टॉल और ड्राफ्ट वापस आ गए, लेकिन उनके जो रेशियो था वो अलग अलग था, 3:1 में है। ठीक है, ये F2 जनरेशन कहलाई, और इस फॉर्म में उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या किया, परफॉर्म किया।
यहां पर फिर इसके नीचे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो लिखना है, जो कि अभी आप इस स्लाइड में सीखेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन को बनाना क्या क्या है। जो थ्योरी थी, जो डिस्क्रिप्शन था, वो अपन देख चुके हैं। तो क्रॉस कैसे बनाना है, तो सबसे पहले अपन क्रॉस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन ये लिखेंगे एकदम क्रॉस के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में नहीं, पहले सिर्फ वर्ड फॉर्म में अपन को करना है कि मेंडल ने दो प्लांट लिए थे, एक क्या लिया था टॉल, और दूसरा प्लांट जो था वो कौन सा लिया था ड्राफ, ठीक है, जिसकी हाइट छोटी थी। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, और इस क्रॉस में जो अपने पॉलिनेशन था वो कौन सा था, क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा था, क्रॉस पॉलिनेशन। ये याद रखें हमेशा कि F1 जनरेशन जो होती है वो कौन से पॉलिनेशन से ऑब्टेन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन से। और जो F1 जनरेशन में रिजल्ट आया वो आया टॉल। इसका क्या मतलब है, दो करेक्टर थे जिनके बीच में क्रॉस करवाया जाए, हालांकि ये दोनों एक ही करेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, लेकिन जो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे, एक भी ड्राफ्ट नहीं था, ठीक है। तो ये इन दोनों में से सिर्फ एक ही करेक्टर आता था, और जो करेक्टर आएगा उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट करेक्टर, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, रिसेसिव। लेकिन ऐसा हो सकता था कि ड्राफ्ट फिर अब कभी आएगा ही नहीं, तो ये चेक करने के लिए कि ड्राफ्ट कहाँ गया, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया, और उन्होंने क्या किए, जो F1 जनरेशन आई थी उसके अंदर क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या प्रोड्यूस की, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की। और इस बार जो था उसमें उनको टॉल प्लांट भी मिले और कुछ ड्राफ्ट प्लांट भी मिले। हालांकि नंबर दोनों के अलग अलग थे, टॉल प्लांट ज़्यादा थे, ड्राफ्ट कम थे, लेकिन दोनों थे। अगर अपन सिंबल्स के फॉर्म में इसे समझना चाहें तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले टॉल के लिए अपन कैपिटल लेटर लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि टॉल F1 जनरेशन में प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन कैपिटल लेटर से शो करेंगे और इसकी स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर से शो करेंगे, ठीक है। एक जीन के लिए दो एलील होते हैं, इसलिए अपन कैपिटल T दो बार लिखेंगे। इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। दूसरा था ड्राफ्ट, उसको डोमिनेंट करेक्टर की स्पेलिंग के स्मॉल लेटर से लिखेंगे। फिर इन दोनों से अपन एक एक गैमिट बनाएंगे। गैमिट में अपन को ये देखना है कि कितने तरह के एलील है, आम भाषा में बोले तो कितने तरह के अल्फ़ाबेट है। तो जो कैपिटल टी है, इसमें एक अल्फ़ाबेट है, तो बोले तो एक ही तरह का गैमिट बनेगा, इसमें भी एक ही तरह का गैमिट बनेगा। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, कैपिटल टी से दो गैमिट बनाए और दोनों ही कैपिटल टी टाइप के लिखें, लेकिन एक है तो एक ही टाइप के, इसलिए अपन सिर्फ एक बार लिखते हैं, ये कैपिटल टी। इस तरीके से इससे भी गैमिट एक ही बनेगा, कैपिटल टी। और फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन, और फ्यूजन से जो जनरेशन बनेगी F1 जनरेशन, वो क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और ये अपन पहले ही लिख चुके हैं, ये जो था वो कौन सा पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन था, ठीक है। कौन सा था, क्रॉस पॉलिनेशन। डेलिब्रेट मैटिंग करवाई जाती थी, इसीलिए इसे क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। ये F1 जनरेशन थी। F2 जनरेशन देखते हैं। F2 जनरेशन के समय क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, उसे ही मेल की तरह यूज करना है और उसे ही फीमेल की तरह यूज करना है। इससे भी गैमिट बनाना है। इस बार दो तरह के अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये दो तरह के आपके क्या बन जाएंगे, गैमिट बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों गैमिट, जो गैमिट बनते समय जो ये एलील थे जो पहले साथ थे और दोनों सेपरेट हो रहे हैं, इसको कहेंगे सेग्रीगेशन, ठीक है। और हर जो गैमिट है वो सिर्फ एक ही एलील रखता है, उसमें करेक्टर की या एलील की ब्लेडिंग या मिक्सिंग नहीं हुई है, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमिट भी बोलेंगे। ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे मेंडल के लॉ में, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। तो ये दोनों गैमिट बना ली, अब गैमिट फ्यूज हो जाएंगे। ये जो जनरेशन है ये अपन किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, ये भी अपन नोट कर लेते हैं। ये अपन किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से। किससे बना रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो ये अपने गैमिट बने कैपिटल टी, इसको इधर लिख लेते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको इधर लिख लेते हैं। इधर दो गैमिट थे और इधर भी दो गैमिट थे, तो टोटल जो है वो अपने 2 × 2 4 का क्या बन जाएगा, पुनिट स्क्वायर बोर्ड बन जाएगा। अब इसमें अपन फिल कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, ऊपर की तरफ है यहाँ पर कैपिटल टी, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल टी। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। तो ये अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर तो हो गया अपने कैपिटल टी।
ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर तो है स्मॉल टी और इस तरफ है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर पहले कैपिटल क्यों लिखा है, जब भी ऐसा हो तो पहले अपन को कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा। अब आगे अपन को फिनोटाइप लिखना है और फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। देखो फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने पे इनमें से कौन सा प्लांट कैसा दिख रहा है। तो ये टॉल था, बाहर से अपीयर था, टॉल दिखा, ये भी टॉल दिखा, ये भी टॉल दिखा, और ये कैसा है, ड्राफ्ट। अभी तो देखो आपके सामने सिर्फ 4 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल केस में बहुत सारे सीड मिले थे, सबको ग्रो करवाया था। तो फिर जो टॉल और ड्राफ्ट आए थे उनका रेशियो निकाला गया होगा। जैसे मान लो 100 टोटल सीड थे, उसमें से 75 के करीब टॉल थे और 25 के करीब ड्राफ्ट थे, तो 3:1 आया। अभी अपन ऐसे समझते हैं, देखो ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा और ये ड्राफ्ट। तो फिनोटाइप क्या थे, टॉल और ड्राफ्ट। क्या थे, टॉल और ड्राफ्ट। और अपन को ये पूछा जाए कि फिनोटाइप का रेशियो क्या था, मतलब कितने टॉल थे और कितने ड्राफ्ट थे, उनका रेशियो क्या था, तो वो 3:1 था। ठीक, ऐसे कैसे। जीनोटाइप क्या थे, तो 3 तरीके के जीनोटाइप है, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी। ठीक है, और अगर जीनोटाइप का रेशियो पूछा जाए तो क्या आएगा, 1:2:1। इस तरीके से ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो अपन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लिखना है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल ने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं दिए थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उसके डेटा स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में सबमिट कर दिए थे। ये जो लॉ है, जिस पैटर्न में अपन पढ़ रहे हैं, ये सब उनके जो रीडिस्कवरी की थी उन्होंने, कुछ चीजें और किसी साइंटिस्ट ने ये अरेंज की थी। जिस पैटर्न में अभी अपन कर रहे हैं उस पैटर्न में मेंडल ने नहीं बताया था। ठीक है, जो भी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे 2 लॉ बेस्ड है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले लेते हैं डोमिनेंस। तो पहले तो अपन लिखेंगे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, और वो भी कब बेस्ड है, जब अपन 2 प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होता, इसे डोमिनेंस कहते हैं। जैसे टॉल और ड्राफ्ट के बीच में क्रॉस करवाया तो टॉल ही बना, इसका मतलब टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्राफ्ट रिसेसिव कैरेक्टर। ये तो हुआ कैरेक्टर के फॉर्म में। अगर एलील के फॉर्म में अपन को समझाना हो तो F1 जनरेशन जो होती है उसमें 2 यूनिट फैक्टर होते हैं। जैसे यहां पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कैपिटल टी अगर एक्सप्रेस होता तो नेक्स्ट जनरेशन टॉल होती, मतलब ये वाला चीज टॉल होती। स्मॉल टी एक्सप्रेस होगा तो ये ड्राफ्ट होगी। और आया कैसे, टॉल आया। इसका मतलब कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील है, और इसका जो एक्सप्रेस होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, बोले तो टॉल, वो डोमिनेंट कैरेक्टर। स्मॉल टी अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मतलब जो करना चाहता था वो नहीं दिख रहा, तो स्मॉल टी रिसेसिव एलील है, और इसका जो कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग ड्राफ्ट वो रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इसी पैटर्न में आपको लिखना, चाहे एक नंबर का भी क्यों ना पूछे आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो भी इतना तो आपको लिखना ही लिखना। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपन को चीज लिखनी है वो ये लिखनी है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, नेचर ने अपने आप को लॉ ऑफ डोमिनेंस से बैलेंस किया। देखो, ह्यूमन के अंदर ऐसे बहुत कैरेक्टर होते हैं, जैसे रिटार्डेड आईक्यू, डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस, हेरिडिटी डिजीज जो होती है, वो सारी जो होती है रिसेसिव कैरेक्टर होती है। अब इससे क्या फायदा है, सपोज करो कि मुझे कोई एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, तो ये जो मेरे अंदर का ये कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव है, और मेरे पार्टनर में ये कैरेक्टर नहीं है, वो उसका नहीं होना, वो उसका डोमिनेंट नेचर है। तो क्या चांसेज है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज होगी, 3:1 के रेशियो में क्या होंगे, चांसेज होंगे, मतलब कम चांसेज है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये फायदा है कि जो नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं वो अक्सर डोमिनेंट होते हैं, जो ऐसे डिजीज वाले कैरेक्टर होते हैं वो उनको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, और ये जो लॉ है ये F1 जनरेशन के बाद में, F1 जनरेशन बन गई, उसके बाद में गैमेट जब बन रहे थे उस समय नोटिस कर सकते हैं। तो देखो, जब गैमेट बनता है तो एलील जो होते हैं, जो गैमेट बनने से ठीक पहले F1 जनरेशन में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों थे, तो वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड या मिक्स नहीं हुए, वो अभी भी अपनी फ्री एग्जिस्टेंस रखते हैं। और ये तब दिखने को मिलेगा जब गैमेट बनेंगे तो दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे। कैपिटल टी इस वाले गैमेट में चला गया, स्मॉल टी इस वाले गैमेट में चला गया। ये गैमेट अपनी तरफ से चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके क्या कैरेक्टर प्रोड्यूस करे, टॉल। ये अपनी तरफ से चाहता है कि ये क्या प्रोड्यूस करे,
ड्राफ्ट। ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों ही गैमेट अब टॉल हो गए या ये दोनों ही गैमेट ड्राफ्ट हो गए, ऐसा कुछ मिक्सिंग नहीं हुई, आधे टॉल आधे ड्राफ्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो गैमेट होते हैं वो अपने कैरेक्टर के लिए एकदम प्योर होते हैं, और ये दोनों एलील जो है वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट होकर अलग अलग गैमेट में जा रहे हैं। क्योंकि सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, इसलिए इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और जो गैमेट बनेंगे वो अपने अपने एलील, एक ही तरह का एलील रखेंगे, अपने अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होंगे, इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है, तो देखो इसकी इंपोर्टेंस है पहली तो कि जीन और एलील का जो कंसेप्ट है वो इसी से ही समझ में आता है, ठीक है। और जो जीन ट्रांसमिट कैरेक्टर करते हैं ये भी समझ में आता है। कैसे समझ में आता है कि यार ऐसे जीन जीन कुछ नहीं होता, तो ये एक बार टॉल बन गया तो नेक्स्ट जनरेशन में टॉल ही रहता। लेकिन जीन होने से जीन जैसी कोई चीज होती है जो अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर हो रही है, तो जो जीन का कंसेप्ट है वो इधर से समझ में आता है। और जीन जो होती है वो ही, जब जीन अलग अलग हुए तो कैरेक्टर भी अलग अलग हो गए, और नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन गई उसके हिसाब से ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब जीन जो होती है वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है। ईच जीन हैज टू एलील, ये भी इसी से ही प्रूफ हुआ। कैसे पता चला, अगर एक ही तरीके की जीन होती तो फिर ये सेपरेशन किसके बीच में होता है, तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में होता है वो भी इसी से ही पता चलता है। नेक्स्ट है एलील ऑफ अ जीन ट्रांसमिट टुगेदर बट डू नॉट मिक्स। एलील एक साथ हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब वो दो अलग अलग एंटिटी है, और वो सेपरेट हो जाएंगे जब गैमेट बनेंगे और अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे। इससे ये भी प्रूफ होता है कि क्यों F1 जनरेशन में जब दोनों साथ में थे तो एक ही कैरेक्टर प्रोड्यूस होने के बाद भी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में दो अलग अलग कैरेक्टर कैसे आए, क्योंकि इधर कैरेक्टर तो एक आया लेकिन एलील दो थे और वो मिक्स नहीं हुए। नेक्स्ट जनरेशन बनाते समय वो दोनों एलील अलग हो जाएंगे, और जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो अपना कैरेक्टर वापस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। बस देखना ये है कि उनका दूसरा पार्टनर कैसा हो। जैसे स्मॉल टी जो बनेगा गैमेट, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और उसको दूसरा पार्टनर भी स्मॉल टी मिला तो ये ड्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को सेग्रीगेशन से पता चलती है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। एक वीडियो इस चैप्टर का और बनेगा और ये चैप्टर अपने क्या हो जाएगा, कंप्लीट। कुछ सेक्शन इसमें से कट हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी थे, अगर टाइम मिलेगा तो बाद में कभी करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैप्टर को नोट कीजिए, जो अब जितना हो चुका है उस पर खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, और खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।